हेलो। कैसे हो दोस्तों? कंपनी टॉपिक अपन पढ़ रहे थे। अपन ने कंपनियों की विशेषताएं पढ़ी, कंपनियों के प्रकार पढ़े, कंपनी की परिभाषा पढ़ी, कंपनी अधिनियम कौन कौन से लागू हैं, इस बारे में अपन ने पढ़ लिया है। अब दोस्तों अपन आज की क्लास में कंपनियों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है पार्षद सीमा नियम, उसके बारे में समझेंगे कि ये होता क्या है, ये पार्षद सीमा नियम बनाता कौन है और इसमें क्या क्या शामिल होता है, ये सब बातें अपन समझेंगे। आप सब आचार संहिता हटने का इंतजार कर रहे थे। आज आचार संहिता हट चुकी है क्योंकि चुनाव कार्य संपन्न हो चुके हैं, रिजल्ट से डिक्लेयर हो चुके हैं। अब आचार संहिता समाप्त हो गई है। अब मेरे हिसाब से अगर आचार संहिता की वजह से आपका जो 15 गुना का जो रिजल्ट आना था वो अटका हुआ था, तो वो जल्दी ही अब डिक्लेयर होने वाला है, ऐसी मेरी उम्मीद है, आशा है। बाकी तो अधीनस्थ बोर्ड है, आपके पास से 2 महीने का पूरा समय है और आचार संहिता भी हट चुकी है। अब 15 गुना की मेरे हिसाब से ये ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। अधीनस्थ बोर्ड को अनावश्यक देरी की गई है दोस्तों, अनावश्यक की देरी की गई है, जानबूझकर देरी की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब पार्षद सीमा नियम पढ़ेंगे अपन। दूसरा टॉपिक है दोस्तों, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको 10 घंटे में, लगभग 10-12 घंटे के अंदर मैंने आपको क्या करवा रखा है, अंकेक्षण करवा रखा है। अंतिम समय है, 2 महीने का समय है, लिमिटेड मैटर लें और उसको बार बार पढ़ें, बार बार रिवीजन करें, ये सबसे अच्छा होगा आपके लिए। तो जो अपन ने 30 से 40 पेज में अपन ने अंकेक्षण ऑडिटिंग पूरा करवा रखा है, उसी से आपका काम चल जाएगा। अनावश्यक इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। RSR, राजस्थान सेवा नियम भी अपन ने करा रखे हैं, उनसे भी आपका काम चल जाएगा, इधर उधर बिल्कुल भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात GF&R, सामान्य वित्तीय लेखा नियम, वो भी अपन ने करवा रखा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपन JF&R नए आ गए हैं। जो नए नए JF&R में जीए हैं वो नए आ गए हैं, वो जीए अपन इंक्लूड कर करके अब अपन ने आपके एक छोटी सी क्लास बनाएंगे जिसमें आपको नए जीए जो लागू हो गए हैं वो, और कोई आपकी क्वेरी होगी तो उसके संबंध में समझा करके एक क्लास कर करके उसको भी अपडेट कर देंगे। अब दोस्तों बिजनेस मेथड चल रहा है अपना, बिजनेस मेथड में अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, दूसरा टॉपिक चल रहा है अपना। और दूसरा टॉपिक में अपन कंपनी पढ़ रहे हैं। कंपनी में एक पार्षद सीमा नियम, एक MOA बोलते हैं इसको शॉर्ट में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दोस्तों MOA बोला जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्षद सीमा नियम। दोस्तों ये क्या होता है? एक प्रपत्र होता है, कंपनी का क्या होता है, एक प्रपत्र होता है, एक प्रपत्र होता है दोस्तों। ये पार्षद सीमा नियम क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोला जाता है। ये बनाना कंपनी का जब गठन करता है कोई व्यक्ति मिलकर के, दो या दो से अधिक व्यक्ति, या सार्वजनिक कंपनी बनाना चाहते हैं तो 7 व्यक्ति मिलके, या निजी कंपनी बनाना चाहते हैं तो 2 व्यक्ति मिलकर, एक व्यक्ति कंपनी बनाना चाहते हैं, 1 पर्सन। OPC अपन जो पढ़ के आए हैं वो बनाना चाहते थे, एक व्यक्ति। सार्वजनिक कंपनी के लिए 7 व्यक्ति, और निजी कंपनी के लिए 2 व्यक्ति मिलकर के अगर कोई कंपनी बनाना चाहते हैं तो उनको बहुत सारे क्या तैयार करने होते हैं, प्रपत्र तैयार करने होते हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में से एक है पार्षद सीमा नियम। ये कंपनी का महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होता है पार्षद सीमा नियम, MOA।
इसको बोलते हैं दोस्तों, कंपनी का समामेलन कराने के लिए, कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए जब कोई 7 व्यक्ति या 1 व्यक्ति या 2 व्यक्ति, निजी कंपनी के मामले में 2 व्यक्ति, सार्वजनिक कंपनी के मामले में 7 व्यक्ति मिलकर और 1 पर्सन कंपनी के मामले में 1 व्यक्ति जब कंपनी का क्या कराना चाहता है, पंजीकरण, और पंजीकरण करा करके कंपनी को अस्तित्व में लाना चाहता है, तो वो प्रपत्र तैयार करता है, यानी कागज तैयार करता है। और जो कागज तैयार किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पार्षद सीमा नियम कहलाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, उन प्रपत्रों में से एक है पार्षद सीमा नियम। ये दोस्तों कंपनी का सबसे आधारभूत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट होता है वो MOA होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। कंपनी का आधारभूत प्रलेख एवं अधिकार पत्र होता है। कंपनी का कैसा प्रलेख होता है, ये आधारभूत प्रलेख होता है, अधिकार पत्र होता है। इसमें क्या होता है, पार्षद सीमा नियम में क्या क्या शामिल होते हैं MOA में दोस्तों, इसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है। अब इस पार्षद सीमा नियम नाम का जो प्रपत्र है, इसमें कंपनी का नाम लिखा होता है, पंजीकृत कार्यालय का स्थान लिखा होता है कि इस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय मुख्यालय यहाँ पर है। सदस्यों का दायित्व, किस कंपनी के सदस्यों का दायित्व कैसा होगा, सीमित होगा, असीमित होगा, ये सब लिखा होता है। कंपनी की अंश पूंजी, इस कंपनी की अंश पूंजी कितनी होगी, 500 करोड़ की कंपनी है, 100 करोड़ की कंपनी है, 50 लाख की कंपनी है, कैसी कंपनी है, मतलब इस कंपनी में टोटल अधिकतम अंश पूंजी कितनी लगाई जाएगी, ये इसमें लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों कंपनी का आधारभूत प्रलेख कौन सा होता है, आपसे ऐसे प्रश्न पूछे तो आपको कंपनी का आधारभूत प्रलेख पूछे, अधिकार पत्र पूछे, राइट पेपर पूछे, अधिकार प्रपत्र, कंपनी का आधारभूत प्रलेख कौन सा होता आपसे पूछे तो पार्षद सीमा नियम होता है। कंपनी का अधिकार पत्र कौन सा होता है, आधारभूत प्रलेख भी पार्षद सीमा नियम होता है, आधारभूत पत्र भी, अधिकार पत्र भी पार्षद सीमा नियम होता है। इसमें कंपनी का नाम, कार्यालय का स्थान, सदस्यों का दायित्व, कंपनी की अंश पूंजी आदि का उल्लेख होता है। पार्षद नियम सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम को कंपनी का चार्टर पत्र पूछे, अधिकार पत्र कहा जाता है, कंपनी का संविधान कहा जाता है। एक तरह से कंपनी का जैसे भारत का संविधान है, अपन उस संविधान के अनुसार देश चलता है, इसी प्रकार से दोस्तों कंपनी होती है। कंपनी का जो पार्षद सीमा नियम होता है, इसके आधार पर कंपनी का संचालन होता है। इसमें कंपनी की डिटेल्स होती है, इसके अंदर लिखी गई बातों का उल्लंघन नहीं किया जाता है। ये एक तरह से संविधान है कंपनी का। तो पार्षद सीमा नियम को महत्वपूर्ण प्रलेख कहे आपको, या फिर अधिकार पत्र कहे, या चार्टर कहे, या कंपनी का या संविधान कहे कंपनी का, तो आपको समझ जाना है पार्षद सीमा नियम की बात कर रहा है। कंपनी का महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ये। अब पार्षद सीमा नियम का प्रारूप देखेंगे हम दोस्तों। कंपनी अधिनियम की अनुसूची 1 की तालिका ABCDE में दिया गया है पार्षद सीमा नियम के अलग अलग प्रारूप। अब आपसे पूछे कि पार्षद कंपनियों के निर्माण के लिए आवश्यक दस्तावेज पार्षद सीमा नियम के निर्माण के लिए प्रारूप कहाँ दे रखे हैं, तो दोस्तों ये अनुसूची 1 में दे रखे हैं। और अनुसूची 1 में भी तालिकाएं बनी हुई हैं, तालिका ABCDE तक की 5 तालिकाएं बनी हुई है, इन तालिकाओं में दे रखे हैं। तो अनुसूची 1 की तालिकाओं 5 तालिकाओं में दे रखा है। अब ये ABCDE तालिकाओं में अलग अलग कंपनी के लिए पार्षद सीमा नियम का अलग अलग थोड़ा प्रारूप में अंतर है, उसी आधार पर ये प्रारूप दे रखे हैं। तो दोस्तों तालिका A का प्रारूप, तालिका ए में कौन सी कंपनी के लिए प्रारूप दे रखा है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी के लिए प्रारूप तालिका 1 में दे रखा है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी के लिए प्रारूप कौन सी तालिका में दे रखा है, तालिका 1 में दे रखा है, अनुसूची 1 की। तालिका बी का प्रारूप क्या है, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के लिए जिसमें अंश पूंजी नहीं हो। अंश पूंजी नहीं है ऐसी कंपनी जिसकी गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का के पार्षद सीमा नियम बनाने का प्रारूप अनुसूची कंपनी अधिनियम की अनुसूची 1 की तालिका बी में दे रखा है। और तालिका सी में गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसकी अंश पूंजी हो उसका प्रारूप दे रखा है।
तालिका डी का प्रारूप, तालिका डी का प्रारूप असीमित दायित्व वाली कंपनी, असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसका अंश पूंजी नहीं है, जिसकी अंश पूंजी नहीं हो। सेवा के लिए जीवन समर्पित किया है, पार्टी की सेवा कर रहे हैं और जनता जनार्दन की सेवा में लगी। धन्यवाद। दोस्तों तालिका डी में किसका प्रारूप? असीमित दायित्व वाली कंपनियों के लिए पार्षद सीमा नियम का प्रारूप तालिका डी में दे रखा है, जिसकी अंश पूंजी नहीं है। असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसके अंश पूंजी हो, यानी कि पूंजी अंशों में बटी हुई हो, और सीमित दायित्व वाली कंपनी उसका प्रारूप तालिका ई में दे रखा है। अब दोस्तों इसको समझेंगे फटाफट। देखो पार्षद सीमा नियम का प्रारूप कहाँ पे दे रखा है? तो दोस्तों अनुसूची कंपनी अधिनियम की अनुसूची 1 में दे रखा है, ये आपको याद रखना है। अब अलग अलग कंपनियों के लिए पार्षद सीमा नियम के प्रारूप में कुछ थोड़ा बहुत अंतर रहता है। उस अंतर के आधार पे पार्षद सीमा नियम के अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग प्रारूप दे रखे हैं। वो तालिका ए, तालिका बी, तालिका सी, तालिका डी, तालिका ई में दे रखे हैं। सबसे पहले अंशों द्वारा सीमित कंपनी के लिए प्रारूप तालिका ए में, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के लिए प्रारूप तालिका बी में, जिसकी क्या नहीं हो, अंश पूंजी नहीं हो, उसका बी में। सी में जिसके अंश पूंजी हो गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के लिए, और डी में असीमित दायित्व वाली कंपनी के लिए जिसकी अंश पूंजी नहीं हो, और फिर ई में प्रारूप है जिसकी अंश गारंटी द्वारा मतलब सीमित असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसकी पूंजी हो। अब दोस्तों ये जो होता है ना पार्षद सीमा नियम, जो ये है ये प्रलेख कैसा होता है? मुद्रित तो होना आवश्यक है, ये छपा हुआ होना चाहिए। अपना संविधान छपा हुआ है, इसी तरह कंपनी का संविधान जिसके अनुसार कंपनी कार्य करेगी ये मुद्रित होना चाहिए, आवश्यक है। परिच्छेदों में विभक्त होना आवश्यक है, अलग अलग परिच्छेदों में विभक्त होना आवश्यक है, मुद्रित होना आवश्यक है। अभिदाताओं का विवरण होना चाहिए, इसमें अभिदाताओं का विवरण होना चाहिए। इस प्रलेख में प्रारंभिक सदस्यों के नाम, पते, विवरण, व्यवसाय के लिए किए जाने वाले अंशों की संख्या, अन्य विवरण होने चाहिए। इस पर प्रत्येक अभिदाताओं के हस्ताक्षर भी होने चाहिए, इस पर अभिदाताओं के हस्ताक्षर भी होने चाहिए, नाम होना चाहिए, विवरण होना चाहिए, व्यवसाय होना चाहिए, अंशों की संख्या होनी चाहिए। सीमा नियम की विषय वस्तु। दोस्तों सीमा नियम की विषय वस्तु, कंपनी का नाम। दोस्तों सीमा नियम में क्या क्या होता है? दोस्तों कंपनी का नाम होता है सीमा नियम में, नाम वाक्य। दोस्तों कंपनी के जो ये पार्षद सीमा नियम है उसको 7 भागों में बांट रखा है। पार्षद सीमा नियम जो बनता है, जो पेज है, ये मानो जो डॉक्यूमेंट्स है, वो 7 पॉइंट्स में उसमें वर्णन लिखा हुआ होता है, विवरण होता है 7 पॉइंट्स में। तो दोस्तों पहला होता है कंपनी का नाम, उसको नाम वाक्य कहते हैं, नेम क्लोज, नेम क्लोज बोला जाता है इंग्लिश में। नाम वाक्य तो कंपनी का जिसमें नाम लिखा होता है, कंजी पप। दूसरा होता है स्थान वाक्य, नाम वाक्य। दूसरा होता है स्थान वाक्य। तो दोस्तों इसमें स्थान वाक्य में क्या होता है? पैलेस क्लोज,
या पहले इस क्लोज में क्या होता है, पंजीकृत कार्यालय, कंपनी के कार्यालय का पूरा पता लिखा हुआ होता है। उद्देश्य वाक्य में कंपनी किन उद्देश्यों के पर कार्य करेगी, कि वो सीमाएं लिखी होती हैं कि हम यहाँ तक कार्य करेंगे इन उद्देश्यों के लिए। कंपनी के दायित्व वाक्य, उद्देश्य वाक्य के बाद होता है दायित्व वाक्य। तो कंपनी के सदस्यों का दायित्व के बारे में इसमें वर्णन लिखा होता है कि दायित्व सीमित है, सीमित है, कैसा है। कंपनी के अंश पूंजी, पूंजी वाक्य में लिखा हुआ होता है, कैपिटल क्लोज में लिखा होता है पूंजी के बारे में। कंपनी की अधिकतम कितनी पूंजी तक कंपनी अपना व्यापार करेगी, कितनी पूंजी अधिकतम इन्वेस्ट की जा सकती है इस व्यापार में, वो लिखा होता है। अभिदाताओं का विवरण होता है संघ वाक्य में। संघ वाक्य में अभिदाताओं का विवरण कौन से वाक्य में होता है, संघ वाक्य में होता है, जिसमें अभिदाताओं की जानकारी होती है कि ये अभिदाता है, साथ उनके नाम, पते। प्रारंभिक सदस्यों के अभिदाताओं का विवरण संघ वाक्य में होता है। छठा और सातवां अन्य क्लोज होता है। तो कम पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु में, मतलब पार्षद सीमा नियम में कितने क्लोज होते हैं आपसे पूछे ना, तो 7 क्लोज होते हैं। नाम वाक्य होता है, पहला स्थान वाक्य होता है, दूसरा तीसरा उद्देश्य वाक्य होता है, चौथा दायित्व वाक्य होता है, चौथा दायित्व वाक्य होता है, और पांचवा पूंजी वाक्य होता है। चौथा दायित्व वाक्य, पांचवा पूंजी वाक्य, और छठा संघ वाक्य, छठा संघ वाक्य होता है, और सातवां अन्य होता है। अब ये जो अपन ये 7 पॉइंट्स पढ़े हैं, ये किसके संबंध में पढ़े हैं, ये कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 1 की तालिका 1 अंशों द्वारा सीमित कंपनी में ये 7 पॉइंट होते हैं। अन्य कंपनियों में थोड़ा बहुत इनमें अलग अलग चेंजमेंट होता है, लेकिन अपने को इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब कंपनी का नाम वाक्य में क्या होता है, खंड में दोस्तों नाम होता है कंपनी का। सार्वजनिक कंपनी है तो लिमिटेड, सार्वजनिक लिमिटेड शब्द लिखना होता है, लिखना अनिवार्य होता है। निजी कंपनी की दशा है तो नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द होता है। दोस्तों अगर सार्वजनिक कंपनी है, एलटीडी, लिमिटेड शब्द लगा होता है, और प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट एलटीडी शब्द लिखा होता है। यानी प्राइवेट कंपनी है तो नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना होता है, और सार्वजनिक कंपनी है तो लिमिटेड शब्द लगाना होता है नाम के आगे। अगर एक कंपनी के नाम का चयन करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, तो दोस्तों कंपनी का नाम अन्य कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। निगम सीमित दायित्व साझेदारी, किसी निगम से, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से, या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से, किसी निगम से और किसी अन्य कंपनी से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए, ताकि दूसरी कंपनी की छवि का फायदा नहीं मिले, दूसरी कंपनी की ख्याति का फायदा नहीं मिले। तो इसलिए मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए, जो जनता को भ्रमित करे ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। अब कंपनी के उद्देश्य वाक्य में कंपनी का उद्देश्य लिखा जाता है, कार्य करने की सीमाएं लिखी जाती हैं। कोई भी कंपनी अपने उद्देश्य वाक्य में लिखित व्यवसाय के अतिरिक्त तो कोई व्यवसायिक कार्य नहीं कर सकती। जो अपने उद्देश्य वाक्य में जो व्यापार करने के बारे में लिखा गया जाएगा, जैसे मान लीजिए किसी का व्यापार है पुस्तक विक्रय करने, पुस्तक बनाने का, या किसी का उद्देश्य वाक्य ने किसी कंपनी ने लैपटॉप बनाने का लिखा है तो वो लैपटॉप का ही निर्माण करेगी, अन्य कार्य नहीं कर सकती। तो दोस्तों उद्देश्य वाक्य में क्या होता है, व्यवसाय के अतिरिक्त बताए गए व्यवसाय के अतिरिक्त कार्य नहीं किया जा सकता। अगर उसके अतिरिक्त कार्य करेंगे तो उसका कानूनी प्रभाव क्या होगा, शून्य होगा, शून्य प्रभाव होगा, वो मान्य नहीं होगा, मान्य नहीं होगा, अवैध होगा वो कार्य। कंपनी के सदस्यों का दायित्व, दायित्व वाक्य में लिखा जाता है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व कैसा है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी है, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी है, असीमित दायित्व वाली कंपनी, ये सब बातें इसमें दायित्व वाक्य में लिखा जाता है। अब पूंजी की अंश पूंजी, कंपनी में कितने रुपए अधिकतम अंश पूंजी लगाई जा सकती है, पैसा लगाया जा सकता है। अपन कोई भी व्यापार करते हैं तो तय करते हैं ना कि इस व्यापार में अधिकतम मैं इतने रुपए लगाऊंगा, तो इसी प्रकार से कंपनी के मामले में भी ये लिख के बताना पड़ता है पूंजी वाक्य में कि अधिकतम कितने पूंजे लगाएंगे। संघ वाक्य के अंतर्गत अभिदाताओं के हस्ताक्षर कराए जाते हैं और अभिदाताओं की पूरी जानकारी लिखी जाती है, ये संघ वाक्य होता है। एक व्यक्ति कंपनी मामले में एक अभिदाता, न्यूनतम 7 अभिदाता होंगे। सार्वजनिक कंपनी है तो, पब्लिक कंपनी है तो न्यूनतम 2 सदस्य होने चाहिए, तो 2 अभिदाता, अभिदाता 2 होंगे। अब नामांकन वाक्य, दोस्तों ये नामांकन वाक्य नॉमिनी की आवश्यकता केवल और केवल एक मामले में पड़ेगी, 1 पर्सन कंपनी। ये वो नामांकन वाक्य केवल उसमें जुड़ा होता है एक कंपनी का, केवल एक कंपनी का
नामांकन वाक्य केवल एकल व्यक्ति कंपनी की दिशा में यह नामांकन वाक्य लागू होता है। अभिदाता के नामांकित व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। दोस्तों, एक कंपनी मान लो 1 पर्सन, एकल व्यक्ति कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी है, जिसकी परिभाषा आपने 262 में पढ़ी है। अगर ये एकल व्यक्ति कंपनी है तो दोस्तों इसमें कंपनी का मान लो मालिक मर गया, दिवालिया हो गया, मृत्यु हो गई है, योग्य हो गया, तो दोस्तों उसकी जगह उस कंपनी का सदस्य कौन बनेगा? ये तो एकल व्यक्ति कंपनी है और तो कोई सदस्य है नहीं। तो ऐसी दशा में इस कंपनी के संबंध में यह नामांकन वाक्य उसके पार्षद सीमा नियम में जोड़ा जाता है। सीमा नियम में जोड़ा जाता है नामांकन वाक्य। ये केवल 1 पर्सन कंपनी के वाले मामले में नामांकन वाक्य होता है। दोस्तों, एक एक पेज का स्क्रीनशॉट ले ले, एक एक बातें मैंने समझाने का प्रयास किया है। एक, पेज नंबर 1, 2, 3, 4। दोस्तों, मैं एक भी अनावश्यक पॉइंट आपके शामिल नहीं कर रहा हूं, एक भी अनावश्यक पॉइंट मैं आपके इसमें शामिल नहीं कर रहा हूं। एक एक वापस से प्रारंभ से एक एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ना।